नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और पावरफुल वॉइसेस एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही आइकॉनिक पोयम को डिस्कस करने वाले हैं। पोयम का टाइटल है आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश्ड दैट। ये पोयम सिर्फ 12 लाइंस की है, लेकिन ट्रस्ट मी इसके अंदर 19th सेंचुरी की सोसाइटी, मैरिज लॉज और एक वुमेन की साइकोलॉजी का पूरा निचोड़ है। बिफोर वी जंप इनटू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हमें इसका कंटेक्स्ट समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि 1860s में वाइफ होना लीगली और सोशली क्या मायने रखता था, तो आप इस पोयम की आयरनी को बिल्कुल मिस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एरा। ये पोयम अराउंड 1860 या 1861 में लिखी गई थी। ये वो टाइम था जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो रहा था और सोसाइटी में वुमेन के रोल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली डिफाइंड थे। उस टाइम एक कॉन्सेप्ट चलता था जिसे हिस्टोरियंस द कल्ट ऑफ ट्रू वुमेनहुड या द कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि एक लड़की की लाइफ का अल्टीमेट गोल सिर्फ शादी करना और माँ बनना था। सोसाइटी मानती थी कि जब तक एक लड़की वाइफ नहीं बन जाती, वो इनकम्प्लीट है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लीगल कैच था जो इस पोयम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उस वक्त के लॉज के हिसाब से वुमेन की दो लीगल स्टेट्स होती थी। एक थी फेम सोल। इसका मतलब है कि एक सिंगल वुमेन जब तक लड़की अनमैरिड थी, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी थी। और एक होती थी फेमे कवर्ड। जैसे ही वो शादी करती थी, वो फेमे कवर्ड बन जाती थी। इसका लिटरल मीनिंग होता है कवर्ड वुमेन। इसका मतलब ये था कि मैरिज के बाद हस्बैंड और वाइफ लॉ की नजर में एक पर्सन बन जाते हैं और वो पर्सन सिर्फ हस्बैंड होता है। वाइफ की लीगल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो एसेंशियली सिविल लॉज के हिसाब से डेड मानी जाती है। डिकिंसन इसी डेथ ऑफ द आइडेंटिटी को पोयम में एक्सप्लोर करती हैं। अब आते हैं बायोग्राफिकल कंटेक्स्ट पर। एमिली डिकिंसन ने खुद कभी शादी नहीं की, वो लाइफ लॉन्ग एक फेम सोल रही। लेकिन उन्होंने अपने आसपास मैरिजेस को फेल होते हुए जरूर देखा था। उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड और सिस्टर इन लॉ सुजैन गिलबर्ट ने एमिली के भाई ऑस्टिन से शादी की थी। एमिली ने देखा कि कैसे सुजैन, जो पहले एक ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल गर्ल थी, शादी के बाद सोशल ऑब्लिगेशन और होस्टिंग में खो गई। डिकिंसन को लगता था कि मैरिज एक तरह का एक्लिप्स है, एक ग्रहण है जो औरत की रियल पर्सनालिटी को छुपा देता है। तो जब डिकिंसन इस पोयम में कहती हैं आई एम वाइफ, वो एक्चुअली एक रोल प्ले कर रही हैं। वो इमेजिन कर रही हैं कि अगर वो वाइफ बन जाती तो उन्हें कैसा फील होता। क्या वो पावरफुल फील करती या फिर इरेज हो जाती। फाइनली एक छोटा सा नोट ऑन पब्लिकेशन कंटेक्स्ट। डिकिंसन की डेथ के बाद जब 1890 में उनकी पहली बुक पब्लिश हुई, तो एडिटर्स ने इस पोयम को लव सेक्शन में डाला और इसका टाइटल रख दिया एपोकलिप्स। एपोकलिप्स का मतलब होता है रेवलेशन या दुनिया का खात्मा। ये टाइटल बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि डिकिंसन यहाँ ये कहना चाह रही है कि शादी करना एक तरह का पुरानी लाइफ का खत्म होना है। इवन दो एडिटर्स ने इसको रोमांटिसाइज करने की कोशिश की, डिकिंसन का टोन बहुत ही शार्प और कंफ्यूजिंग है। कभी लगता है कि वो खुश हैं, कभी लगता है कि वो सरकाजम कर रही हैं। तो इन शॉर्ट, ये पोयम एक अनमैरिड वुमेन का पर्सपेक्टिव है जो मैरिज को एक सेफ लेकिन सफोकेटिंग मास्क की तरीके से देख रही है। तो ये था पोयम का हैवी बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ये पोयम 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। हर स्टैंजा एक अलग साइकोलॉजिकल स्टेट को दिखाता है। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा 1। लाइन 1 को देखिए। आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश्ड दैट। यहाँ नोटिस करिए कि डिकिंसन ने वर्ड वाइफ को कोटेशन मार्क्स में रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। वो ये नहीं कह रही कि मैं वाइफ हूँ, वो कह रही हैं कि मैं वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। ये एक टाइटल है, एक टाइप का लेबल है। और फिर वो कहती हैं आई हैव फिनिश्ड दैट। इसका क्या मतलब है? यूजुअली हम कहते हैं आई हैव बिकम अ वाइफ, बट डिकिंसन सेज फिनिश्ड। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ यानी कि गर्लहुड को कंप्लीट कर लिया है, या फिर उन्होंने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, उसको मार दिया। शी इज डन विद हर इंडिपेंडेंट सेल्फ। लाइन 2 पे आते हैं। दैट अदर स्टेट। डिकिंसन अपनी पुरानी लाइफ का नाम भी नहीं लेती, वो बस यूज करती हैं दैट अदर स्टेट। जैसे वो इतनी दूर चली गई हैं कि पुरानी लाइफ अब वेग मेमोरी बन गई है। ये अदर स्टेट वही फेम सोल है, सिंगल वुमेन वाली लाइफ है जो अब लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती। आई एम जार, आई एम वुमेन नाउ, ये पोयम की सबसे शॉकिंग लाइन है। जार रशिया के एब्सोल्यूट रूलर को कहते हैं जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। यहाँ एक मैसिव आयरनी है। एक तरफ वो वाइफ है जो लीगली अपने हस्बैंड के कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ वो खुद को जार बोल रही है। डिकिंसन ये कहना चाहती है कि घर की चार दीवारी में एक औरत को फील होता है कि वो क्वीन है। लेकिन क्या ये पावर रियल है या ये सिर्फ एक डिल्यूजन है? इट्स सेफर सो। और यहाँ टोन अचानक से चेंज हो जाती है।
जार की पावर से सीधा सेफ्टी पर। वो कहती हैं कि शादीशुदा होना सेफर है। किस टाइप की सेफ्टी? सोसाइटी के तानों से सेफ्टी या फिर कहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से सेफ्टी। ये लाइन प्रूव करती है कि ये मैरिज लव के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए की गई है। अब आते हैं स्टैंजा 2 पर, जहां डिकिंसन पोयम का सबसे ब्यूटीफुल और डार्क मेटाफर यूज करती है। हाउ ऑड द गर्ल्स लाइफ लुक्स बिहाइंड द सॉफ्ट एक्लिप्स। यहाँ गर्ल्स लाइफ उनकी पुरानी लाइफ को एक्लिप्स के पीछे छुपा हुआ दिखाया गया है। सोचिए एक्लिप्स क्या होता है? जब एक चीज दूसरी चीज को कवर कर लेती है। मैरिज यहाँ वो एक्लिप्स है जिसने उनकी पुरानी आइडेंटिटी को ढक लिया है। डिकिंसन इसे सॉफ्ट एक्लिप्स कहती है। सॉफ्ट क्यों? क्योंकि शादी कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं है। ये धीरे धीरे प्यार से कंफर्ट के साथ आपकी इंडिविजुअलिटी को इरेज कर देता है। यू डिसअपियर बट सॉफ्टली। आई थिंक दैट अर्थ फील सो टू फोक इन हेवेंस नाउ। यहाँ वो एक एनालॉजी ड्रॉ करती हैं। अर्थ मतलब गर्ल्स लाइफ, अनमैरिड स्टेट, रियल, पेनफुल और स्ट्रगलिंग। हेवन मतलब वाइफ्स लाइफ, मैरिड स्टेट, डिस्टेंट, सेफ बट नम। वो कह रही हैं कि जैसे मरने के बाद लोग हेवन से अर्थ को देखते हैं और अर्थ उन्हें अजीब लगती है, वैसे ही वो वाइफ बनकर अपनी पुरानी गर्ल लाइफ को देख रही हैं जो कि उनको अब अजीब लग रही है। बट याद रखिए, हेवन में लोग जिंदा नहीं होते, इसका मतलब वाइफ बनना एक तरह की डेथ है, अ सोशल डेथ। फाइनली स्टैंजा 3 की तरफ चलते हैं, जहाँ स्पीकर का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। दिस बीइंग कंफर्ट देन दैट अदर काइंड वाज पेन। वो खुद को कन्विंस कर रही है करंट लाइफ जो उनकी मैरिज है वो कंफर्ट है, और ओल्ड लाइफ जब वो सिंगल थी वो पेन था। सोसाइटी यही मानती थी कि सिंगल औरत दुखी होती है और शादीशुदा औरत कंफर्ट में होती है, लेकिन कंफर्ट का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता। कंफर्ट का मतलब अक्सर नंबनेस होता है। बट वाई कंपेयर? यहाँ पर स्पीकर डर जाती है। वो कहती है बट वाई कंपेयर? वो कंपैरिजन क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि अगर उसने ज्यादा कंपेयर किया तो शायद उसे रियलाइज हो जाएगा कि वो पेन एक्चुअली फ्रीडम था और ये कंफर्ट एक्चुअली एक पिंजरा है। शी स्टॉप्स द थॉट प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स डेंजरस फॉर हरसेल्फ। आई एम वाइफ, स्टॉप देयर। और ये रही लास्ट लाइन। नोटिस कीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क को। ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक कमांड है। अगर रिक्वेस्ट होती तो हम इसको ऐसे बोलते स्टॉप देयर, और ये कमांड है इसलिए स्टॉप देयर। वो अपने दिमाग को ऑर्डर दे रही हैं कि सोचना बंद करो, बस मान लो कि आप एक वाइफ हो और यहीं पर खत्म करो। ये एंडिंग बहुत ही एब्रप्ट है, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। इससे हमें पता चलता है कि अंदर ही अंदर वो इनसिक्योर है। शी इज नॉट ट्रूली हैप्पी, शी इज जस्ट सप्रेसिंग हर डाउट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। चलते हैं पोएम के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। डिकिंसन हमेशा कॉमन मीटर यूज करती थी। ये वही रिदम है जो चर्च हाइम्स में यूज होता है, मतलब 8 लेबल और 6 लेबल के कॉम्बिनेशन वाली लाइंस। लेकिन इस पोयम में देखिए क्या होता है। लाइन 1 है आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट, जिसमें 6 लेबल्स यूज हुए हैं, और लाइन 2 में 4 लेबल्स यूज हुए हैं। नोटिस किया आपने? लाइन 2 बहुत ही छोटी है। यूजुअली यहाँ 6 लेबल्स होने चाहिए, पर डिकिंसन इसे डायमीटर ओनली 2 बीट्स में कट कर देती है। ऐसा लगता है जैसे स्पीकर की सांस अटक रही है, या फिर वो उस अदर स्टेट को जल्दी से डिसमिस करना चाहती है। सेम चीज लाइन 4 में भी होती है, इट्स सेफर सो, जिसमें कि 4 सिलेबल हमको देखने को मिलते हैं। ये शॉर्ट लाइंस पोयम को एक जर्की नर्वस फील देती हैं। स्पीकर कॉन्फिडेंट साउंड करने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन रिदम टूट रही है। अब राइम को देखते हैं। डिकिंसन इज फेमस फॉर स्लैंट राइम, यानी कि इम्परफेक्ट राइम। स्टैंजा 1 में दैट और स्टेट ये राइम नहीं करते, बट साउंड सिमिलर। ये दिखाता है कि स्पीकर का ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, कुछ कट रहा है, कुछ ऑफ है। स्टेंजा 2 में लुक्स एक्लिप्स, अगेन नॉट अ परफेक्ट मैच, लेकिन स्टेंजा 3 के एंड में मैजिक होता है। बट वाई कंपेयर? आई एम वाइफ, स्टॉप देयर। ये पोयम का इकलौता परफेक्ट राइम है। क्यों? क्योंकि एंड में स्पीकर ने डिसाइड कर लिया। शी स्लैम्स द डोर शट। परफेक्ट राइम एक लॉक की तरह काम करता है। अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। शी हैज फोर्स्ड हरसेल्फ टू फिक्स इनटू द बॉक्स। अब आते हैं थीम्स पर। ये पोयम सरफेस पे बहुत ही सिंपल लग सकती है, पर इसके थीम्स बहुत ही ज्यादा डीप है। सबसे बड़ा थीम है इरेजर ऑफ आइडेंटिटी का। सोसाइटी कहती थी मैरिज कंप्लीशन है, पर डिकिंसन कहती है वो फिनिशिंग है, वो एंडिंग है। मेटाफर्स लाइक सॉफ्ट एक्लिप्स याद रखिएगा। एक्लिप्स वायलेंट नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। मैरिज में औरत की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, बस एक्लिप्स हो जाती है। वो हस्बैंड के नाम के पीछे छुप जाती है। दूसरा थीम है पावर का। स्पीकर खुद को जार बोलती है। ये एक पैराडॉक्स है। विक्टोरियन एरा में वाइफ के पास कोई लीगल पावर नहीं थी, वो वोट भी नहीं दे सकते थे।
तो वो ज़ार कैसे हुए? शायद वो अपने किचन या ड्राइंग रूम की रानी है, क्वीन है, मतलब 4 दीवारों के अंदर क्वीन है। डिकिंसन यहाँ सटायरिस्टिक हो रही हैं। सोसाइटी वुमेन को घर की लक्ष्मी या क्वीन बोलती है ताकि वो रियल वर्ल्ड पावर कभी ना मांगे सोसाइटी से। एंड फाइनली, कंफर्ट वर्सेस पेन। स्पीकर कहती है गर्ल्स लाइफ वाज पेन एंड वाइफ लाइफ वाज कंफर्ट। लेकिन पोएट्री में पेन का मतलब अक्सर लाइफ होता है, फीलिंग, स्ट्रगल, ग्रोथ होता है, और कंफर्ट का मतलब स्टेग्नेशन, नंबनेस या फिर डेथ होता है। डिकिंसन इनडायरेक्टली कह रही हैं इट इज बेटर टू बी पेनफुल अलाइव गर्ल देन अ कंफर्टेबल डेड वाइफ। सो फ्रेंड्स, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश्ड दैट सिर्फ एक पोयम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है। डिकिंसन ने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने शादी के अंदर की सफोकेशन को शायद मैरिड लोगों से भी बेहतर समझ लिया। उन्होंने हमें दिखाया कि सेफ्टी और कंफर्ट की प्राइस क्या होती है। आपको अपनी आइडेंटिटी एक्लेप्स करनी पड़ती है, और एंड में वो स्टॉप देयर का कमांड देकर हमको वार्निंग देती है कि अगर हमने ज्यादा सोचा तो ये इल्यूजन टूट जाएगा। आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। हमने कंटेक्स्ट, लाइन बाय लाइन मीनिंग, स्ट्रक्चर, थीम्स सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।